अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके पास लेके आ रहे हैं खबर वो है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर आसिफ अलवी से जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने गैर मामूली तौर पे दोनों से एक ही दिन में मुलाकात की, जो कि बहुत ही गैर मामूली है। तो इस मुलाकात की जो प्रेस रिलीज़ भी आई और जो कुछ आया, इस मुलाकात में बिटवीन द लाइंस क्या कहा गया, हम ये आज आपको बताएंगे। इसके अलावा ये जो अभी एक बिल्डअप हो रहा है वज़ीर इमरान खान के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाएगी और उनको निकाला जाएगा और कोई नया अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर आएगा और वो अगली अहम तैनातियों का फैसला करेगा और फिर उसके बाद वो फ्रेश इलेक्शन भी अनाउंस करेगा, सब कुछ। तो ये एक जो पूरा ये खाका बनाया गया है, क्या इस खाके में रंग भरे जा सकते हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को परेशान होने की ज़रूरत है? ये हम आपको भी आज बताएंगे और कुछ हकायक भी आपको बताएंगे, कुछ और चीज़ों को भी आपको बताएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है, ये सारा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसी खाके की तरफ आ जाते हैं। अब एक खाका जो प्रेजेंट किया जा रहा है इस वक्त मुल्क में कि ये सारा अपोजिशन के लोग भी बिटवीन द लाइंस मान रहे हैं कि जी अ, जिसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड न्यूट्रल हो गई है। ये इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी भी एक पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। इट मीन्स आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जिसको खुद लाए हैं, अगर उसको आप अबेंडन करके सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी का ऐलान कर रहे हैं, तो आप दरअसल अपोजिशन को बता रहे हैं कि आप इस हुकूमत को गिरा दीजिए। यही इसका पैगाम है ना, और क्या होता है। तो क्या वज़ीर इमरान खान को इस थ्रेट को सीरियस लेने की ज़रूरत है जो अभी उनके लिए पैदा हो रहा है, जो अपोजिशन मुलाकातें कर रही है उनके इत्तेहादियों से? हालांकि कल काफ लीग ने कहा, जो मून सलाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को कह देंगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो आपसे ताल्लुक बनाया है वो निभाएंगे। देखें, ये वज़ीर इमरान खान साहब को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये तमाम का तमाम मामला जो नवंबर में अहम तैनाती होनी है या मौजूदा अगर आर्मी चीफ को ही तोसी देनी है, उससे जुड़ा हुआ है। ये अवार ऑफ नर्व्स है। कौन पहले किसकी हिम्मत जवाब देगी, उस पर सारी गेम है। लेकिन वज़ीर इमरान खान को हम उनके सख्त नाकिद हैं और हम ये पूरे यकीन से कहते हैं कि वो मुंतखब होकर नहीं आए। उनके लिए एक पूरा इलेक्शन चोरी किया गया, मैनिपुलेट किया गया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए गए, आरटीएस बंद किया गया, पोलिंग एजेंटों को बाहर फेंका गया, पहले टिकटें विड्रॉ करवाई गई नून लीग की, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कराची छीना गया, और इस तरह से। और फिर बाद में भी इलेक्शन के बाद भी आज़ाद उम्मीदवार और ये बाप क्या नाम है, बाप, एमक्यूएम, काफ लीग और इन जमातों को और जीडीए को वज़ीर आज़म को दे के उनकी पार्टी की हुकूमत बनवाई गई। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाकिद होते हुए भी हम जो वज़ीर आज़म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, जो कि उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कहता है, हम उसका एहतराम करते हैं। हम उसके साथ लायल हैं क्योंकि हम आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ लायल हैं। और ये हर सहाफ़ी का काम है कि वो आइन के साथ लायल हो, उसकी बायस्ड हो आइन की तरफ। तो उस लॉयल्टी की बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म की चेयर को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। माजी में भी ये कंप्रोमाइज़ की जाती रही है वज़ीर आज़म की चेयर, ये नहीं होना चाहिए, ये अमल रुकना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि वज़ीर इमरान खान क्या कर सकते हैं। देखिए, 1989 में, 1999 में, उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। ठीक है, दिलचस्पी की बात यह है कि अगर हम माजी की तहरीक अदम एतमाद को देखें, उसको पूरी की पूरी आईजीआई उसमें मुतहरिक थी,
जिसकी लीड रोल मियां नवाज शरीफ के पास था, उस तहरीके अदम एतमाद को तमाम अपोजिशन की हिमायत हासिल थी। उस तहरीके अदम एतमाद को उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान की हिमायत हासिल थी, जो कि 58(2)B रखते थे अपने पास कि जब चाहें असम्बलियाँ तोड़ सकते। वो उस तहरीके अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग उस तहरीके अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी इतना लंबा अरसा चली कि वो इतनी स्टेबल हो जाए कि वो कल को जो उस वक्त के गद्दार आमिर जनरल ज़ियाउल हक की जो बाकियात हैं उनका एहतसाब कर सके। इसलिए उस वक्त की पूरी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत उस तहरीके अदम एतमाद के साथ थी। उस वक्त के ISI जो जनरल हमीद गुल थे, वो पूरी तरह उस तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक थे। तमाम की तमाम यानी कि रियासत के ताकतवर जो हल्के थे वो मोहतरमा की हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे। लेकिन फिर भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सरवाइव कर गई। 4 वोटों से वो तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने नाकाम बना लिया। 4 वोट उनके ज़्यादा निकले जो उनको रिक्वायर्ड नंबर दरकार था, यानी कि 172 उस वक्त तो नहीं था। मतलब अगर आप कहें कि अभी 172 रही है तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उस वक्त 176 वोट निकले। अब चीज़ ये है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तमाम इन ताकतवर फौजी, ISI, आर्मी चीफ, अपोजिशन, सदर, इन सब की मुखालफत मोल लेकर भी तहरीक अदम एतमाद से बच सकती हैं, तो इमरान खान साहब के तो इतने बुरे हालात नहीं हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी लिया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट भी सारी की सारी सेम पेज पर नहीं है इस वक्त वज़ीर इमरान खान के खिलाफ। अगर आप ले लें दूसरी जगहों पर, तो वो इतना आसान नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाई जा सके। वो अपने इत्तेहादियों को मज़ीद इंसेंटिव दे सकते हैं, वजारतों में फ़ंड्स की सूरत में अपने पार्टी अरकान को अकोमोडेट कर सकते हैं फ़ंड्स की सूरत में, उन सबको इंटैक्ट रख सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे जितने पॉलिटिशियन होते हैं उनको ये होता है कि यार फंड्स मिले अपने हल्के में हम कुछ कर सके ताकि अगले इलेक्शन में जाके इलेक्शन लड़ सके कि हमने हल्के में ये काम करवाए थे। और वो उनको पता होता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमतें वक्त ही दे सकती है। तो अगर वो उनको फंड मिल रहे हो तो वो चाहे जितनी मर्जी बुरी हुकूमत हो वो साथ खड़े रहते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म अगर इन ऑप्शंस को देखें तो वो स्टिल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। तो ये जो जितना उनको मालूम पर दबाव डाला जा रहा है, ये किस लिए डलवाया जा रहा है? ये इस नवंबर के महीने के लिए डाला जा रहा है। तो देखिए बात ये है कि ये माजी के वज़ीर-ए-आज़म पर भी ये प्रेशर आते रहे, इवन के मौजूदा वज़ीर इमरान खान पर भी ये प्रेशर आया था, लेकिन कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जब तक उसका अपनी मर्जी नहीं थी, कोई उसको दबाव में डाल के काम नहीं करवा सका उससे। आप देखिए जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, उन्होंने लॉकडाउन इस्लामाबाद इन्हीं इमरान खान साहब से करवाया। वो डॉन लीक्स का उन्होंने केस बना दिया उस वक्त के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पे, लेकिन क्या हुआ? मियां नवाज शरीफ ने नहीं एक्सटेंशन देनी थी तो नहीं दी। अगर कोई कहता है ना कि उसके फिर सज़ा मियां नवाज शरीफ ने डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में भुगती, तो नहीं, वो तो बतौर एस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले से उनके बारे में डिसाइड हो चुका था कि इनको निकालना है। आप देखिए ना, यानी कि और उसमें मियां नवाज शरीफ की भी एक बुनियादी गलती थी। जब इस्टेब्लिशमेंट उनसे स्पेस ले रही थी तो वो स्पेस सरेंडर कर रहे थे। जब पहली उन्होंने स्पेस सरेंडर की, जब उस वक्त ये जो गद्दार फांसी के मुजरिम आमिर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इनके खिलाफ जब गद्दारी का मुकदमा चला, तो जब उस वक्त की जनरल राहील शरीफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट में उन पर दबाव डाला तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को जाने दिया। अगर वो उस दिन डट जाते कि नहीं जाने दूंगा तो कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने मुशाहिदुल्लाह मरहूम की कुर्बानी दी, फिर उन्होंने परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी दी, फिर उन्होंने तारिक फातमी साहब की कुर्बानी दी। ये तमाम कुर्बानियाँ जब जब इस्टेब्लिशमेंट उनसे मांगती गई वो चुप करके देते गए। तो
उन्होंने ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट इससे अपनी स्पेस बढ़ा रही है और उनकी स्पेस श्रिंक हो रही है। और ये एक सोची से समझी हिकमत अमली थी कि मियाँ साहब को बारी बारी स्टैब कर करके उनको इतना ब्लीड करवाया जाए कि जब आखिरी हमला किया जाए तो उस वक्त वो उस हमले को रजिस्ट करने की पोजीशन में ही ना हो। और वही हुआ। इमरान खान साहब ने, अगर आप उनको कोई क्रेडिट देना चाहें तो उन पर एक अरसे से दबाव है कि वो उस्मान बुज़दार को निकालें, इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, वो डटे रहे। क्योंकि अगर वो उस दिन उस्मान बुज़दार को निकाल देते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोगों की भी फरमाइश आती और फिर एंड में इमरान खान को खुद भी निकाले जाने की फरमाइश आती। लेकिन उन्होंने ही स्टॉप्स द बक देयर, क्योंकि उससे पहले वो देख चुके थे कि इन्होंने असद उमर को भी निकलवाया और फिर वो जो वज़ीर ख़जाना इस्टेब्लिशमेंट लाकर उनको देती रही आज के दिन तक। क्या कर रहे हैं, किस तरह IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान जकड़ा गया और किस तरह की महंगाई है यहाँ पे। तो अब भी वक्त है कि वो थोड़े अपने नर्व स्ट्रांग रखें, इस दबाव का मुकाबला करें और ये मामला अप्रैल तक जाने दें और फिर उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लेने हैं लें। लेकिन अपने ओहदे की हुर्मत का ख्याल करें, चाहे वो उस ओहदे के हमारी नज़र में तो लायक नहीं है, लेकिन कम अज़ कम वो उस ओहदे की हुर्मत का ख्याल करें। वो है वज़ीर आज़म का ओहदा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। मत सरेंडर करें इस दबाव के आगे। और ये अपोजिशन को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो गया आप लोगों को। बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लुंडे से दोबारा दवा लेने को फिर रहे हैं आप लोग। कुछ ख्याल करें। ये इमरान खान साहब अपनी गवर्नेंस की वजह से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन चुके हैं, जिसको ना वो निगल सकते हैं ना वो थूक पा रहे हैं। आप ये तहरीक अदम एतमाद वाला प्रेशर बिल्ड करके दरअसल इस्टेब्लिशमेंट को मदद दे रहे हैं। अगर आप निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं इमरान खान साहब को, तो दरअसल आप इस्टेब्लिशमेंट के गले में फंसी हुई हड्डी को बाहर निकाल के उनका सांस बहाल करेंगे। और अगर आप निकालने में कामयाब नहीं होते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है इमरान खान साहब से नवंबर के सिलसिले में, इस्टेब्लिशमेंट वो हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो तब भी आप उनको ये हड्डी निगलने में मदद देंगे। तो ये मत कीजिए, मत आलाकार बनिए। ये अगले साल सितंबर तक ये हुकूमत है, उसके बाद इलेक्शन का टाइम आ जाएगा और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत किसी सूरत वापस नहीं आ सकती। जो मर्जी कर लें, ये हुकूमत वापस नहीं आ सकती और ना ही इस्टेब्लिशमेंट खुद मिला सकती है। इवन के मार्शल लॉ ला के नहीं, वो लगा के नहीं वो इस हुकूमत को वापस ला सकते। तो फिर आप लोगों को क्या जल्दी और क्या डर है जब पीछे साल डेढ़ रह गया। थोड़ा होश कीजिए और अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहिए। जो पीपल्स पार्टी बात करती है कि हमारी जमहूरियत के साथ लॉयल्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल्टी है, तो उस पर कायम रहिए। जो नून लीग कहती है कि वोट को इज्जत दो, वोट की पर्ची का एहतराम करो, वज़ीर आज़म के ओहदे का एहतराम करो, तो वाई नॉट मियां नवाज शरीफ उसके साथ खड़े क्यों नहीं रह सक रहे। जो मौलाना फजल रहमान बार बार बात करते हैं कि नहीं हम इस मुल्क के आइन के साथ लॉयल हैं, जमहूरियत के साथ, और हम इस सिलेक्टेड को नहीं मानते, तो क्यों नहीं उस जमहूरियत और आइन के साथ लॉयल रह रहे। आज क्यों आप सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ये सब कुछ करने जा रहे हैं। पर अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।